ना जो हम स्टडी कर रहे थे अभी तक, जो हमने स्टडी की है उसका कॉन्सेप्ट अलग था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर 10 लोग इंटरव्यू देने गए, 5 को इंग्लिश आती है, आपको चाइनीज आती है तो इससे क्या, एक भाषा है कि भाषा है नहीं आती। हाँ, बट इन इंडिया उसको स्किल के तौर पे देखते हैं कि इंग्लिश आती है तो आपको स्किल एक ज्यादा, मतलब आज इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जबकि वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी इंसान है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो मोस्टली कई सारी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है रियलिटी में कि शूज और टाई अगर आप ना पहन कर गए तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। देखिए वो कभी भी बिजनेस नहीं करता है। वो अगर क्लास में जाएगा तो ये कभी नहीं करेगा कि इसकी फीस बाकी है तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये कुछ नहीं। तो वी हैव अ टीम, हम लोग कॉल करते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं, सिचुएशंस देखते हैं और नीड होती है तो एजुकेशन के साथ साथ हम और भी चीजों की व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी हैं, बहुत से प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, प्रोफेशन में जा चुके। करता हूँ, जब से जाता हूँ लग जाता हूँ बिल्कुल काटने में। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो और एक नए एक्सपर्ट के साथ में आप सभी का दोबारा से हमारे पॉडकास्ट सेक्टर एक्सपर्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ में एक्सपर्ट बैठे हुए मिस्टर अमित त्रिवेदी, जो कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स के एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि पूरी सिटी में अमित सर के नाम से फेमस हैं। अब ज़्यादा कुछ बताने से पहले डायरेक्ट मैं अमित सर से आपको मिलवाता हूँ और आज के पॉडकास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के डाउट्स हैं, डायरेक्ट अमित सर से ही इसका डिस्कशन करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं सर। सबसे पहले ऑडियंस और हम जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद में हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की। Basically we are from middle class family, as we know that लखीमपुर में most of the people they are belonging from middle class family। और बात करूं एजुकेशन की तो इस फील्ड में मैंने पढ़ाना जो स्टार्ट किया था 2010 से स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड 14 इयर्स टीचिंग के, हमारे लगभग 14 साल हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी ऐसी जो नॉलेज है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सर सबसे पहली चीज, जैसा कि आपने बताया कि स्पोकन इंग्लिश और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और जैसा सिटी के लोग भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपसे जानना चाहूंगा कि स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है वो हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो कोर्स क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखिए, बेसिक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का होता है कि हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश क्यों जरूरी है, जबकि वो फेस करता रहता है इंग्लिश की प्रॉब्लम्स जो भी हैं। देखिए, इंग्लिश आजकल एक लैंग्वेज के तौर पे नहीं देखी जाती है, वी सी इट एज अ स्किल। हम लोग इसको स्किल की तरह देखने लगे हैं और ये अगर हम कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इवन देन वी आर सेइंग इट एज अ स्किल। मेरे कई जानने वाले कई स्टूडेंट्स मुंबई में हैं जो एक्टिंग फील्ड में बिलोंग करते हैं और एक्टिंग, वो मुझे फोन करते हैं, सर यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप भूल जाइए सब कुछ। दे आर फीलिंग दैट इंग्लिश इज अ स्किल, अगर आपको नहीं आती तो आप एक कम है स्किल में। तो एक तो बेसिक सी चीज ये होगी कि आपको आनी चाहिए एज अ स्किल, आपके साथ में वो बहुत जरूरी है, जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मैं बताता हूं, देखिए इंग्लिश आजकल जरूरी क्यों है। मैं बेसिक सा वो छोटा सा एक पॉइंट लेके चलूंगा। जैसे कि हम लोगों को लखनऊ जाना पड़े, सपोज यहां से लखीमपुर से लखनऊ जाना है, तो हमने क्या किया, हमने बस नहीं पकड़ी, हमने कहा पैदल चलना है। आप लखीमपुर से पैदल चल दिए लखनऊ। अब आप सोचिए, आप लखनऊ जब पहुंचेंगे तो या तो पहुंचेंगे ही नहीं, और पहुंचेंगे भी तो क्या हालत होगी, पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, पैर फूल जाएंगे, बुखार आ जाएगा, आप जब तक लखनऊ पहुंचेंगे। लेकिन बेसिक सा एक जो हमारे पास हैंडी जो एक सुविधा है उसको हम ले सकते हैं, बस कर ली हमने और 2-2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच गए। इंग्लिश भी उस बस की तरह है, आपको अपने एम्बिशन पे जाना है। आप अगर इंग्लिश का सपोर्ट नहीं लेते हो तो आप पैदल जाओगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आप समझ लीजिए इंग्लिश ऐसे जरूरी है। मीन्स इजी हो जाते हैं हमारे, बहुत इजी हो जाता है, एम्बिशन को पाने के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपको इंग्लिश आती है। अच्छा सर, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि अगर बात करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों की नर्सरी, पीजी,
पीजी क्लास होती है, एलकेजी यूकेजी, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास पढ़ते हैं और 12th तक मोस्टली हम लोग इंग्लिश की बुक्स पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, क्लास में भी, कॉलेजेस में भी, घर पर भी। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हम तब इंग्लिश नहीं सीख पाते, इसके लिए अलग से कोर्स क्यों करें, ये चीजें हैं। ये आपका ही क्वेश्चन नहीं, ये पूरे यूपी बोर्ड के बच्चे का क्वेश्चन है। जो जितने बच्चे हैं सबका यही क्वेश्चन होता है कि मैं इंग्लिश तो हमेशा से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बोल नहीं पाता हूँ। बहुत से ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आप ऐसे ही बोल दो, रूल तुरंत लिख के दे देंगे, लेकिन वो बोलना नहीं जानते हैं। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा ना, जो हम स्टडी कर रहे थे अभी तक, जो हमने स्टडी की है उसका कॉन्सेप्ट अलग था। हम नंबर लाने के लिए पढ़ रहे थे, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे थे, तो हमें वो रूल याद करना था जो हमें एग्जाम में लिखना है, ना कि हम बोलने के लिए पढ़ रहे थे। तो जो अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो बिल्कुल अलग था। स्कूल का कॉन्सेप्ट अलग होता है, आपको पढ़ना है, याद करना है, माइंड में आना चाहिए और आपको लिखना है, नंबर आना है। देखिए बेसिक सी चीज ये है कि आपको यही करना होता है, ये एक रियलिटी है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी आर फोकसिंग ऑन लर्निंग, कि आपको सीखना है, आपको कहीं पे लिखना नहीं है, नंबर नहीं लाने हैं, रटना नहीं है, आपको सीखना है। तो हमारा जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बस बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको बर्डन्स नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा आपको रटवाया नहीं जाता है, डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती हैं, बट आपको समझाया जाता है बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। यही कॉन्सेप्ट रहता है। अच्छा सर, हम लोग स्टार्टिंग में ग्रामर्स वगैरह भी सीखते हैं, तो क्या स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए ग्रामर जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? देखिए डिपेंड करता है अपने एरिया के हिसाब से। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया ग्रामर इज मस्ट। अगर आप ग्रामर नहीं सही बोल रहे हो तो सामने वाला आपको पकड़ लेगा आप गलत बोल रहे हो। इन अमेरिका, इन मेनी अदर कंट्रीज आप बोल दोगे चल जाएगा। दे ओनली फोकस टू अंडरस्टैंड, वो फोकस करते हैं कि मुझे समझ आ जाए, दैट्स इट। लेकिन हमारे यहाँ ये सिर्फ इतना फोकस नहीं करते। अगर आपने गलत बोला है वो सामने से टोक देंगे आपको कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो। सो इन इंडिया वी स्पीक ग्रामेटिकली राइट, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश के लिए, और हम लोग जब भी स्टूडेंट को सिखाते हैं तो ग्रामेटिकली ही सिखाते हैं, तो ग्रामर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा सर, फिर इस चीज को हम लोग किस नजरिए से देखें कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और इंग्लिश बाहर देश से आई। तो जैसा कि आपने बताया कि बाहर देश में अगर आप गलत बोलते हैं तब चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? तो एक लैंग्वेज को मानकर हम यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, या फिर एक कोर्स, या फिर एक बोल सकते हैं पढ़ाई, एजुकेशन से रिलेटेड इसको लेते हैं? देखिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। देखिए जहां की लैंग्वेज होती है, जैसे नेटिव लैंग्वेज अगर हम बात करें अमेरिका की, इंग्लैंड की, तो इंग्लिश है, तो वहां पे उनको सीखनी नहीं पड़ती है। दे नो इट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो बचपन से उसको पता है बच्चे को, उनको सीखनी नहीं है। तो वो जो बचपन से बोल रहे हैं वो उनके लिए सही है, भले ही वो गलत हो। बट इन इंडिया वी लर्न इट, हम सीखते हैं, हम बचपन से नहीं बोलते हैं, तो जब हम सीखते हैं तो हम सही सीखते हैं। तो यही बस डिफरेंस रहता है, जब हम सीखते हैं तो एक्यूरेट सही सीखते हैं, और हमारे सामने जो बैठा है उसने भी सीखा हुआ है तो भी एक्यूरेट जानता है। तो हम अगर एक्यूरेट नहीं बोलेंगे वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि आप गलत बोल रहे हो, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश हमको सही बोलना है। तो एक और सर डाउट्स लोगों के बहुत ज्यादा रहते हैं कि मोस्टली हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू का लोगों को बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता हुआ है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएंगे, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर 10 लोग इंटरव्यू देने गए, 5 को इंग्लिश आती है, 5 पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार कि मेरा क्या होगा, इंग्लिश नहीं आती है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो क्या बिना इंग्लिश के हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इंडिया में, मैंने पहले ही बताया, इंग्लिश को एज अ स्किल देखने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक लैंग्वेज है, किसी इंसान को लैंग्वेज आती है, किसी को नहीं आती है, दैट इज डजंट मैटर, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया वो एज अ स्किल काउंट करते हैं, इसलिए वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए अगर 9 लोगों से आपको 10 लोगों को इंटरव्यू देना है, आपको 9 से आगे निकलना है, तो आप में जब कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी तभी निकलेंगे। तो वो इंग्लिश को भी एज अ स्किल काउंट कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं, और रहता है उसका थोड़ा सा भार रहता है। तो
अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए ऐसा कि जैसे मान लीजिए हमें चाइनीज नहीं आती है, आपको चाइनीज आती है, तो इससे क्या, भाई एक भाषा एक भाषा है, नहीं आती है। हाँ, बट इन इंडिया उसको स्किल के तौर पे देखते हैं कि इंग्लिश आती है तो आपको स्किल एक ज्यादा आती मतलब आजकल के तौर पर ये बोल दिया गया कि अगर आप को इंग्लिश नहीं आती तो आप अनएजुकेटेड हैं, एक तरह से ऐसा फील है। करा हाँ, ये भी कहीं कहीं पे तो ये भी कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आ रही तो आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, जबकि वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी इंसान है। अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो मोस्टली कई सारी बड़ी कंपनीज में मैंने सुना है कि इंग्लिश नहीं आ रही है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जहाँ पे नीड होती है वहां पे तो वो डेफिनेटली मना कर देंगे, वहां पे तो विदाउट इंग्लिश काम ही नहीं चलेगा। बट एज अ स्किल नहीं देखना चाहिए, एक लैंग्वेज है। अच्छा सर, जैसा कि इंटरव्यू वगैरह में क्या पर्सनैलिटी भी मैटर करती है? क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट्स हैं, बहुत से कमेंट्स भी हमारे पास आए हैं कि जब वो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो बहुत से लोगों की कमेंट्स आई कि सर हमारे अंदर वो स्किल्स भी थी, इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छी आती थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफिल हो रही थी, इसके बावजूद भी हमें रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये बोलकर सिर्फ कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो पर्सनैलिटी का क्या मैटर, क्या हम लोग जिम वगैरह ज्वाइन करें या पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? देखिए, इंटरव्यूज में पर्सनालिटी तो 100% रोल निभाती है, बट वो जिम वाला नहीं है। पर्सनालिटी इन अदर वर्ड्स कि आपकी, देखिए हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। एट दैट टाइम उनको कौन सी चीज आपकी पसंद आती है। पर्सनालिटी का पार्ट नॉलेज भी होता है, आपका उठने बैठने का तरीका, आप किस वे में बात कर रहे हो, आपका समझाने का तरीका। इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप मुझे समझाइए, आप ये एक्सप्लेन करके दिखाइए। द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग, द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें काउंट होती हैं, पर्सनालिटी का पार्ट होता है। तो आप उस समय पे किस तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको किसका पसंद आता है, ये तो डिपेंड करता है इंटरव्यू, लेकिन हमको अपनी तरफ से बेस्ट करना होता है। बाकी तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे कि उसको किस पर्सन की चीजें अच्छी लगती हैं और वो उसको सेलेक्ट करता है किस पर्सन की चीजें सही। लेकिन पर्सनालिटी का रोल 100% होता है, क्योंकि पर्सनालिटी हर चीज का पार्ट है। आप बोलते कैसे हैं, आप बैठे कैसे हैं, आप समझा कैसे रहे हैं, आप अपनी चीजों को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, सब कुछ पर्सनालिटी का पार्ट है। तो इंटरव्यू में 100% इसका रोल रहता है। मीन्स यहाँ पर क्लियर है कि वहाँ पर्सनैलिटी का मैटर आपका जिम से नहीं है और बाहर के बॉडी पार्ट से नहीं है, आपका पर्सनैलिटी का मैटर आपकी क्वालिटीज के ऊपर है कि आपका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका। आपकी इनर जो पर्सनालिटी है, अंदर की चीजें, वो मैटर ज्यादा करती हैं। बाकी मैटर वो भी करता है कि आपने ड्रेस कैसी पहनी हुई है, हेयर स्टाइल कैसा है, बट दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर 10%। बाकी सारी चीजें मैटर करती हैं, अपने कपड़े कैसे पहने। इसलिए हम लोग इंटरव्यू में फोकस भी करते हैं कि हम किस तरीके के कपड़े पहने, टाई लगा के जाएं ना लगाएं, मैटर वो भी करता है। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैटर करती हैं वो आपके इनर ब्यूटी। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक मैं थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा आपको, टाई और शूज वगैरह, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि बहुत सी इसके ऊपर वीडियोस भी बनती हैं, बहुत से लोगों के डाउट्स हैं और रिजेक्ट होने के बाद बहुत से लोग एक्सक्यूजेस भी बताते हैं और बहुत से लोग मेन रीजन भी बताते हैं कि मैं शूज पहन कर नहीं गया था या टाई लगा कर नहीं गया था, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो क्या ऐसा होता है रियलिटी में कि शूज और टाई अगर आप ना पहन कर गए तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं? देखिए, शूज तो एक बेसिक चीज है, ये एक ऑफिशियल ड्रेस का पार्ट है शूज। अगर शूज नहीं पहने, हमें बचपन से स्कूल में पहनना सिखा दिया जाता है, शूज सबको पहनने हैं, ये फॉर्मल एक वे है, ऑफिशियल तरीका है ऑफिशियल ड्रेसअप करने का। तो शूज तो कंपलसरी है, विदाउट शूज तो आप जा ही नहीं सकते। विदाउट टाई एक बार आप जा सकते हो, ठीक है, विदाउट टाई जाते हैं लोग, जा सकते हैं, दैट डजंट मैटर, बहुत ज्यादा उस पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाएगा। बट विदाउट शूज तो मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि विदाउट शूज अगर जा रहे हो, तो आप इमेजिन मत करो कि आप सिलेक्शन होगा, नो। तो शूज तो एक कंपलसरी पार्ट है, पहनना ही पहनना है। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं पर्सनैलिटी में भी। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, शूज में भी कैसे शूज में आपके फॉर्मल शूज होने चाहिए, मतलब वन कलर शूज, ब्लैक ही आपका फॉर्मल शूज माना जाता है। ये भी आपकी एक पर्सनैलिटी शो कर रही है। हाँ, ये भी नहीं है कि रंग बिरंगे जैसे आजकल चलते हैं वो पहन के बहुत चले। से लोगों ने बोला कि अगर हम स्लीपर में चले जाएंगे तो क्या हमारी जो क्वालिटी है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो ये भी एक पर्सनैलिटी शो हो गई कि आप ये सोच रहे हो कि हम स्लीपर पहन कर गए तो क्या हो जाएगा, ये भी एक पर्सनैलिटी होगा। कुछ नहीं, आपकी नॉलेज वही रहेगी। लेकिन सपोज मान लीजिए जॉब है ऐसी कि आपको एज अ मैनेजर कहीं पे कंपनी में जॉब मिल रही है, आपको बैठना है, लेकिन वो मालिक क्या सोच रहा है कि ये मेरी कंपनी में स्लीपर में बैठा हुआ है और हमारा कस्टमर मिलने आता है, तो क्या इफेक्ट जाएगा।
तो वो क्यों सेलेक्ट करेगा? आपकी नॉलेज नहीं, सबसे पहले आपके स्लीपर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ही इंटरव्यू देने गए तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, लाखों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। तो वो स्लीपर वाले को क्यों सेलेक्ट करेंगे? अच्छा सर, जैसे कि आप एक टीचर हैं, प्रोफेशनल आप टीचर भी हैं, और सिटी में अगर बात करें तो बहुत से टीचर हैं और सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके अपने अपने तरीके हैं। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? माय स्ट्रेटेजी टू टीच स्टूडेंट्स, मेरी एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी है कि क्लास में एक कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का फॉर्मूला रखता हूं। चीजों को शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझना और समझाना, बहुत ज्यादा किसी चीज का बर्डन नहीं लेना है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लॉन्ग एक रूल बना के चलना चाहिए। नहीं, एक शॉर्ट तरीके से समझना और समझाना, और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल पे फोकस करना। मेन बेसिक स्ट्रेटेजी मैं उसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं इसको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल वही फॉर्मूला फॉलो कर। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू इज टीचिंग अ बिजनेस और नॉट? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट। टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस, डेफिनेटली नॉट। देखिए, टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है, दिस इज द मतलब एक प्योर रिलेशन होता है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी आज तक एक हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, बात करते हैं, कभी हम लोग अगर एंशियंट टाइम की बुक्स या कुछ भी उठा के देखते हैं तो हमेशा हम पढ़ते हैं शिक्षक और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होते हैं, और कई सारी कहानियां पढ़ते हैं। आज तक हमने पिता पुत्र की बहुत सारी कम एग्जाम्पल्स देखे हैं, क्योंकि पुत्र से भी बढ़ के शिष्य को माना जाता है। बिल्कुल। हमारे भारत का जो एक कल्चर है उसमें शिष्य को पुत्र से भी बढ़ के माना जाता है, और द्रोणाचार्य ने ऐसा किया भी था। उन्होंने अर्जुन को अपने पुत्र से ज्यादा माना, मतलब मानते थे, और कहीं ना कहीं यही कारण भी था अश्वत्थामा की जो एक अंदर से जेलिसी और वो दुर्योधन से मिल गए। वो महाभारत जिन लोगों ने पढ़ी है या देखी है जानते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट का एक हेल्दी रिलेशन होता है, उसमें बिजनेस की तो बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, एजुकेशन इज अ बिजनेस बट टीचिंग इज नॉट अ बिजनेस। देखिए, एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो एक टीचर होता है वो कभी भी बिजनेस नहीं करता है। वो अगर क्लास में जाएगा तो ये कभी नहीं करेगा कि इसकी फीस बाकी है तो इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा या इसको कम पढ़ाऊंगा। वो साथ में पढ़ेगा, ठीक है, वो एक अलग चीज है। हम गुरुदक्षिणा के तौर पे आजकल फीस ली जाती है, लेकिन मैं सभी गुरुओं की रिस्पेक्ट करता हूं, और सभी गुरु, और मैं ऑनेस्टली मैं अपने जो हमारी खुद की फीलिंग है, मैं हजारों टीचर्स से मिला हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो ऐसा भेदभाव करता हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने ये देखा कि टीचिंग करते ही वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं, बिजनेस तो कतई नहीं, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स। और मैं मतलब इस चीज को खुश होकर बता सकता हूं कि मैंने जितने भी टीचर से मिला हूं सभी मुझे ऐसे ही मिले हैं कि वो लोग कभी इसको बिजनेस नहीं समझते, और मैंने कई टीचर्स को देखा वो फ्री पढ़ाते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि जिस सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं या जिस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, जितना भी हम लोगों ने देखा है, कभी भी ऐसी कोई न्यूज नहीं देखी होगी कि स्टूडेंट ने फीस नहीं जमा की तो उनको पढ़ने नहीं दिया, उसको मार दिया या उसको भगा दिया। ऐसा बहुत रेयर हो, ऐसा सिर्फ बिजनेस में हो सकता है, जो जहां पे वो मैनेजर बैठा होगा जिसको पढ़ाना नहीं है, वो सिर्फ फीस कलेक्ट कर रहा है, वो कर सकता है, बट टीचर ऐसा नहीं कर सकता। टीचर के अंदर फीलिंग ऐसी नहीं आती। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत से बच्चे आ जाते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, गांव में बाढ़ आ गई। हम लोग पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, फीस नहीं लेते हैं, और हम लोग तो सालों तक पढ़ाते हैं। अच्छा सर, तो कैसा मैनेज करते हैं? जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स आते होंगे सर कि गरीब हैं, या फिर गरीब क्या बोल सकते हैं, जरूरतमंद है, उनके पास फीस वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रही है, खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई आपका प्लान है कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं? क्योंकि ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट्स आते होंगे तो कुछ रियलिटी में बोलते होंगे, रियलिटी में होते होंगे, तो कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आप उनको फ्री कोर्स या किस तरह से प्रोवाइड कराते होंगे? देखिए, हम लोग उस पर थोड़ा सा अध्ययन भी करते हैं कि कुछ बच्चे सच में नीडी होते हैं, कुछ नहीं, तो वी हैव अ टीम। हम लोग कॉल करते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं, सिचुएशंस देखते हैं, और नीड होती है तो एजुकेशन के साथ साथ हम और भी चीजों की व्यवस्था करवाते हैं। अगर उनको रियल में नीड है तो हम लोग सिर्फ उस बच्चे को एजुकेशन ही देते हैं, उसके साथ में उसकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत उठा लेते हैं, और उनकी भी मदद जो भी पॉसिबल है। मुझे बोलना नहीं चाहिए माइक पे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हाँ, जेन्युइन जो बच्चे होते हैं उनकी हम लोग जरूर मदद करते हैं। और हमारे यहाँ
माने अगर तो ऑलमोस्ट हर बैच में 4-5 स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो फीस नहीं देते हैं, या हम मिनिमम फी में उनको स्टडी करवा देते हैं। मीन्स ये है कि उनको ये कभी फील नहीं होना चाहिए कि हमारे पास फीस नहीं है तो हम एजुकेशन नहीं हमें मिल सकती। साथ ही में बैठते हैं, ये भी नहीं कि उनको अलग से पढ़ाया जाए, वो सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा सर, कोर्स के जो बातें हमारी चली थी उस पर वापस आते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स को कोर्स के टाइम में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो कोर्स सीखने के दौरान स्टूडेंट्स को कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं? देखिए, मेन प्रॉब्लम तो अगर क्लास की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है स्टेज फोबिया, सामने जाके बोलना। सबसे बड़ा डर स्टूडेंट का वही होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही फेस करते हैं, स्टेज पे जाके सबके सामने खड़े होके अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो लैंग्वेज तो बाद में आती है कि आप हिंदी में एक्सप्रेस कर रहे हो, इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आप वहां पे खड़े हो पाए सामने सबके। तो जाके खड़े होके बोलना और वो कॉन्फिडेंस से बोलना, तो ये सारी चीजें बेसिक प्रॉब्लम होती है, पहले दिन से हर बच्चे को होती है, लेकिन हम लोग उसको खत्म कर देते हैं, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। अच्छा सर, तो टाइम पीरियड क्या है सीखने का? जैसे कि कुछ तो एक ड्यूरेशन होती होगी कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक आ सकते हैं या इतने मंथ में इंग्लिश सीख सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो एक एवरेज टाइम जो बैच का दिया जाता है दैट इज फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का टाइम एक दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, सारे एक फिक्स टाइम में तो नहीं सीख सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम में। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, वो ज्यादा फोकस करते हैं, तो 3 मंथ से पहले भी सीख सकते 3 हैं। मंथ से पहले मैंने एक महीने में बच्चों को देखा है, सिखाया है, 1 महीने में रेडी हो जाते हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको 3 मंथ्स में हटाते नहीं है। हम लोग सीधा बच्चे को फोकस करवाते हैं कि जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट ना फील करें तब तक आप क्लास करें। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चा सीख जाए, लेकिन 2-4 बच्चे अगर ऐसे रह जाते हैं तो उनको हम अलग से। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा जो कि ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि सपोज दैट आपने जैसा कि बताया कि हमारा कोर्स जो रहता है उसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स रहती है। सपोज दैट कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम रही हो, जो उसको सीखने में प्रॉब्लम रही हो, ना सीख पाए हो, तो उसके बाद भी अगर वो कोर्स करना चाहे तो उसको फिर से उतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, एक बार जो बच्चा एडमिशन ले लेता है वो हमारी फैमिली का पार्ट हो जाता है। हम उसको कार्ड बना के दे देते हैं फॉर फ्यूचर थिंग्स की आप कभी हम नहीं हुए, आपको कोई नहीं जानता, तो वो कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, वो आपका लाइफ टाइम चलता है। मतलब एक बार आप यहाँ से जुड़ते हैं, हम आपको लाइफ टाइम नहीं छोड़ने वाले, आप हमारी फैमिली का पार्ट हैं। अच्छा, मीन्स वो कार्ड आपका एक ये प्रूफ रह जाता है कि आप लाइफ में कभी भी आएंगे, कभी भी आपको कोर्स करा दिया जाएगा, तो उसका कोई चार्ज वगैरह दोबारा पड़ता है कार्ड वगैरह का? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। आप दोबारा कभी भी आए, दोबारा क्लासेस करें। और लाइफ टाइम कार्ड देने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम सीखते नहीं हो। मान लीजिए आपका इंटरव्यू देना है, आपने 3 मंथ्स का क्लास किया, तो कोई जरूरी नहीं उन्हीं 3 मंथ्स में आपका इंटरव्यू लग जाए। हो सकता है अगले साल हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है 4 साल बाद हो। स्किल वही चीज वैसे ही, अगर जब तक सीखना बंद कर दोगे फिर वो चीजें डाउन होती चली जाएंगी। तो हमें दोबारा नीड पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप दोबारा वो कार्ड लेके आएंगे, क्लासेस करेंगे और दोबारा उसी फ्लो में आप आ जाएंगे, इंटरव्यू दे सकते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर आप 3 मंथ्स में कोई भी प्रॉब्लम रही या फिर आपका जो प्रैक्टिस थी वो आपकी डाउन होती जा रही है तो आप दोबारा उस कार्ड के जरिए कर सकते हो, उसके बाद कोई आपको फीस चार्ज नहीं करनी। हमारे यहाँ आज तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो हमारे यहाँ लाइफ टाइम कार्ड से ना जुड़ा हो, हम लोग देते हैं सभी को। तो कितनी भी फीस हो उनकी? हाँ, इसमें 0.1% भी कह सकते हैं किसी को ना मिला हो। अच्छा सर, एक चीज और डिस्टर्ब करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि कार्ड सभी को मिलता है, तो अभी इससे पहले आपने बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फ्री में भी पढ़ाया जाता है या फिर फीस नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, क्या उनको भी वही कार्ड मिलता है? कार्ड हम उनका भी बनाते हैं। मैंने कहा ना 1.1% भी नहीं छूटा है, 100% रिकॉर्ड है कि जो भी हमारी फैमिली से जुड़ा है वो लॉन्ग लाइफ जुड़ा ही रहेगा। अच्छा सर, इसकी जो बैच टाइमिंग्स रहती हैं वो किस हिसाब से रहती हैं? कितने घंटे तक क्लास चलती है? देखिए, 2 घंटे की हम लोग क्लास प्रोवाइड करते हैं क्योंकि 1 आवर इज नॉट एनफ फॉर 3 मंथ्स। एक शॉर्ट पीरियड लिया हुआ है 3 मंथ्स का, उसमें भी अगर 1 घंटे पढ़ाएंगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग 2 आवर्स का टाइम लेते हैं
जिसमें 1 आवर देखिए थ्योरी करवानी ही पड़ती है। अगर हम ग्रामेटिकली सही बोलना सिखा रहे हैं तो ग्रामर हमें पढ़ानी भी पड़ेगी। तो 1 आवर हम लोग पूरा वो थ्योरी बेसिस लेते हैं पढ़ाने के लिए, और पूरा 1 आवर डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। जी, आप जाइए सामने बोलिए और एक्सप्रेस करिए। तो आपने बताया ये 2 आवर्स की क्लास, तो ये 2 आवर्स स्टूडेंट के लिए एनफ है या फिर होमवर्क करना भी जरूरी रहता है? देखिए बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, जैसे इंटर में, हाई स्कूल में, तो उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो तो खैर नहीं दे सकते टाइम, लेकिन इसमें अलग से टाइम बहुत ज्यादा देना नहीं पड़ता। आप इसकी प्रैक्टिस रास्ते में चलते हुए कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको कोई टॉपिक दिया गया कि आपको कल आके आपकी फैमिली के बारे में एक्सप्रेस करना है, बोलना है। आप अगर रोड पे भी जा रहे हो, मन में आप सोच सकते हो कि फैमिली के बारे में हम कैसे बोलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और वैसे अगर देखिए आपको एक कदम आगे निकलना है लोगों से, तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना भी पड़ेगा। तो अगर 2 आवर्स के अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, दैट्स मच बेटर। तो इसमें भी अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स को तो नीड पड़ती है कि स्टूडेंट का एक फ्यूचर हो जाता है कि हमको आगे चल के कुछ ना कुछ बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, एडवोकेट बनना, कुछ भी बनना, तो उनका तो ये फ्यूचर रहता है कि अगर आप इंग्लिश सीख जाओगे तो आगे और अच्छी बात रहेगी और कहीं ना कहीं काम आना ही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से हाउसवाइफ्स ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत से प्रोफेशनल ऐसे होते हैं, प्रोफेशन में जा चुके हैं, जैसे कि किसी को एडवोकेट बन चुके हैं वो, और उनको और सीनियर लेवल पर जाना है, या फिर बहुत से टीचर होते हैं तो उनको जैसे कि अभी एक प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा हायर लेवल पर जाना है, तो इस तरह से भी बहुत से लोगों को नीड पड़ती है। तो क्या स्टूडेंट और जो प्रोफेशनल लोग आते हैं इनके भी सीखने में कोई एज क्राइटेरिया रहता है या एज का डिफरेंस रहता है कि स्टूडेंट ही सिर्फ सीख सकते हैं, बाकी लोग नहीं सीख सकते? नो क्राइटेरिया, नो एज लिमिट, कोई भी लिमिट हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए हर चीज में मैं नो ही बोल रहा हूं, किसी कोई बाउंडेशन है ही नहीं यहाँ पे, ना एज की बाउंडेशन है, एज में भी कोई भी सीख सकता है। और हम लोग जैसा आपने बोला प्रोफेशनल आते हैं, हाउसवाइफ आते हैं, तो हम लोग उनके स्पेशल बैचेस अलग बना देते हैं। मैनी पीपल दे फील कि हम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऑड लगता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, इतनी एज है, वहां पे वो 8th क्लास का या हाई स्कूल का बच्चा बैठा है, तो थोड़ा सा उनको फीलिंग आ सकती है। तो हम लोग हाँ बैचेस ही अलग कर देते हैं, मतलब अलग अलग चलते हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि अगर वो चाहता है साथ में पढ़े तो वो साथ वाले बैच में आ सकता है, अदरवाइज वो डिफरेंट बैच में आ सकता है जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल और हाउसवाइफ वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू यू क्या ज्यादा बेटर है, उन बच्चों के साथ में पढ़ना या फिर बैच अलग करके? आपके हिसाब से क्या ज्यादा सही? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनको कैसा। वैसे मेरा तो मानना है ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है अंदर तो बच्चों के साथ में, सभी के साथ, क्योंकि बच्चे एक तरह से क्यूरियस रहते हैं कि हर तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं हम लोगों से। ये तो मिटा रहे हैं आपका हेजिटेशन, और बच्चों के सामने आप हेजिटेट हो रहे हो, सेम प्रॉब्लम आपको रहेगी। दूसरी बात ये भी कि अगर आप मान लीजिए टीचर बन चुके हैं, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो आप टीचिंग कहाँ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के सामने कर रहे होंगे। तो अगर आप स्टूडेंट के साथ में इन्वॉल्व होकर चीजें सीखेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जो बोल सकते हैं बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, वो क्वेश्चंस पूछा करते हैं। इसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम बाद में जब सीख जाएंगे तब बाद में उनके सामने बोलेंगे, या हम अभी स्टेज पे नहीं जाएंगे, जब हम सर सीख जाएंगे, जब आप हमको सिखा देंगे तब हम बोलने जाएंगे। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। देखिए आपको अगर तैरना सीखना है तो पहले दिन से पानी में उतरना पड़ेगा, तभी तैरना सीख पाएंगे। तो अगर साथ में सीखते हैं तो दैट इज मच बेटर, साथ में ही सीखना चाहिए, साथ वाला अच्छा रहता है। अच्छा सर, तो अभी तक का आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या रहा है? स्टूडेंट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो मुझे खुद नहीं एक काउंट पता है कि कितना, बट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मींस आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और जो कि मतलब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में, हर जगह हैं। तो कुछ क्या आप सक्सेस स्टूडेंट्स के बारे में स्टोरीज उनकी कुछ बताना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि हाँ सीख कर गए हैं, कुछ बने हैं, और रियलिटी में कितनी नीड पड़ती है हम लोगों को, तो हमारे जो ऑडियंस है वो भी थोड़ा मोटिवेट होगी कि रियलिटी में क्या स्पोकन इंग्लिश कोर्स जरूरी है या फिर नहीं, कि ऐसा ही सारी कोर्स कराया जाता है? ये मतलब आप ये मान लीजिए वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेस हैं, और दे फील कि व्हेन आई केम ब्रिटिश फाउंडेशन, व्हेन अ मिस्टर टॉट मी, मेरी लाइफ बदल गई, वहां से एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, मेरे सोचने का तरीका, कॉन्फिडेंस सब बदल गया। सबका यही मानना होता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का। उसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी मेरे टच में हैं, जैसे मैं नाम लेता हूं चेतन वीर, जो कि अभी नेवी में था और अभी इस समय
अपने घर पे है। और इसके अलावा शुभम वर्मा, ही वॉज माई फ्रेंड ऑल्सो, और हम लोगों ने साथ में स्टडी भी की है, और वो भी ब्रिटिश के स्टूडेंट रहे हैं, और ही इज अ पायलट नाउ, और आज भी हमारे टच में है। इसी तरीके से नागेश कुमार, और होपफुली मैं इन सबका भी इंटरव्यू आपसे करवाऊंगा कभी ना कभी, मौका पड़ेगा। तो नागेश भी इस समय यूपीपीसीएल में है, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, और उन्होंने तो टीचिंग भी की हुई है हमारे इंस्टीट्यूट में, और बहुत ही उम्दा कैरेक्टर, मतलब लाजवाब कैरेक्टर है वो। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मैं सबका तो अभी नहीं बता सकता, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी आपकी जी। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ ज्यादा चीजें हासिल करनी और थोड़ा बहुत ज्यादा इजीली हासिल करनी, जल्दी हासिल करनी, मतलब आपका जो एम्बिशन है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो चीजें आप पाओगे, डेफिनेटली पाओगे कि अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर ये स्किल्स वाले कोर्स अगर हम लोग सीख लेते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि हमको लखनऊ जाना है, तो पैदल जाएंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हमारे पैरों में स्वेलिंग्स आ जाएगी, थक जाएंगे, रुकेंगे बीच में, रोते हुए जाएंगे। अगर हम बाई ट्रांसपोर्ट जाते हैं तो बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। जैसे मैं लकड़हारा वाली स्टोरी यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा। जैसे दो लकड़हारे होते हैं और उनको लकड़ी काटने का, पेड़ काटने का काम मिलता है, तो डेली वो दोनों पेड़ काटने जाते हैं। एक ज्यादा पेड़ काटता है, एक कम पेड़ काटता है, कोई ज्यादा गौर नहीं करता है। लेकिन एक दो दिन जब गौर करने के बाद वो लोग देखते हैं तो एक लकड़हारा लगभग दोगुने पेड़ काट रहा है और दूसरा लकड़हारा उसके आधे भी पेड़ नहीं काट पा रहा है। दोनों को बुलाया जाता है कि एक वो ज्यादा पेड़ काट रहा है, एक कम पेड़ काट रहा है, काम दोनों लोग 12 घंटे करते हो, ऐसा क्यों? तो जो कम काटता था उसने जवाब दिया, साहब मैं तो दिन भर काम करता हूं, जब से जाता हूं लग जाता हूं बिल्कुल काटने में, शाम तक काटना हूं, ये तो बैठा भी रहता है, मैंने देखा है, पता नहीं कैसे ज्यादा काट देता है पेड़। तो जो ज्यादा काटता था उससे पूछा गया, तो उसने कहा, सर अगर मैं 6 घंटे पेड़ काटता हूं तो 6 घंटे बैठ के मैं कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ। सही बात। तो अपनी एम्बिशन को पाने के लिए जो धार लगाने का काम है वो इंग्लिश करती है आजकल। इसलिए अगर आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना है और स्मार्ट वर्क करना है, अब देखिए वो लकड़हारा मेहनत सुबह से शाम तक करता था, पेड़ आधे काटता था, वो मेहनत भी आधी कर रहा है, पेड़ भी ज्यादा काट रहा है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मतलब हम यहाँ पर कुल्हाड़ी को अपने माइंड से सिमिलर कर सकते हैं कि सबके पास कुल्हाड़ी भी सेम है, सबके पास माइंड भी सेम है, आप अपने माइंड को कितना ज्यादा शार्प कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो सर काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने जल्दी आएगी और एक नए एक्सपर्ट के साथ में मिलेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट्स लगे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस लगे लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी ऐसे डाउट्स लगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले सेक्टर एक्सपर्ट के साथ में हम आपके डाउट्स को सारे क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना सभी के साथ में, जिससे कि ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों के साथ में पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों का सपोर्ट करेगा। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।